सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम चैप्टर नंबर 6 टेम्परेचर एंड हीट का पार्ट 5 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शन। मेन टॉपिक तो हमारा कन्वेक्शन ऑफ हीट है, बट चूँकि हमारा पिछली जो हमने पार्ट पढ़ा था वो काफ़ी लंबा हो गया था, इस वजह से मैंने ये वाला पैराग्राफ छोड़ दिया था। सो हम आज इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा कंडक्शन ऑफ हीट का रिकॉल कर देती हूँ। हमने उसमें क्या पढ़ा था? कंडक्शन ऑफ हीट में हमने ये पढ़ा था कि कंडक्शन ऑफ हीट जो होता है वो सॉलिड मैटर्स में होता है, और उसमें जो है चूँकि सॉलिड मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो टाइटली पैक्ड होते हैं। तो जब उसमें हीट ट्रांसफ़र की जाती है तो वो जो है मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है कि वो मूव कर जाते हैं कहीं और जा कर के, मतलब मूव करके अपनी हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, नहीं, बल्कि वो अपनी जगह अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर ही रहते हैं। और उसमें जो है जब हीट ट्रांसफ़र की जाती है तो उसके एक मॉलिक्यूल जो वो होता है वो अपनी जगह वाइब्रेट करता है। जब उसके अंदर एनर्जी आती है तो वो अपनी जगह वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करके वो अपनी एनर्जी जो है अपने साइड वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करता है, फिर वो साइड को, और इस तरीके से क्या होता है कि पूरे का पूरा जो मेटल होता है या जो रॉड होता है या कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो पूरा गर्म हो जाता है। अगर आपको अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है पार्ट 4 का, तो आप पहले उसको पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप जो है इस टॉपिक पर आइएगा। तो चलिए पिछला पार्ट ही हम कंटिन्यू करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शन। आज हम जो है जो कंडक्शन ऑफ हीट है उसके प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। सो बोथ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर यूजफुल टू अस डिपेंडिंग ऑन आवर नीड्स। अब यहाँ पे इन्होंने कंडक्टर और इंसुलेटर की बात की है कि ये जो है दोनों ही हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, बहुत ही ज़्यादा हमें फ़ायदा देते हैं, वो हमारी ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं? तो कंडक्टर्स के बारे में अब मैं आपको बता दूँ। कंडक्टर्स जो होते हैं वो वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि अपने से हीट को फ्लो आसानी से करने देते हैं, मतलब उनके अंदर अगर हीट को फ्लो किया जाएगा उनके थ्रू तो वो जो है आसानी से हीट को फ्लो होने देंगे। जैसे कि मेटल्स होती है, अगर आप मेटल को गर्म करेंगे तो वो आराम से गर्म हो जाता है, बट इंसुलेटर्स जो होते हैं वो जल्दी से मतलब अपने आप से हीट को फ्लो होने नहीं देते हैं। और उसमें आप एग्जांपल ले लीजिए, आप जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो जब आप इसको गर्म करते हैं तो ये गर्म नहीं होता है, काफ़ी देर के बाद होता है ना। अगर वुड भी अगर ले लिया जाए, बट इसमें जो है मतलब नॉर्मली इसमें जल्दी से ये अपने आप से हीट को फ्लो नहीं करने देते हैं। वी यूज़ गुड कंडक्टर्स लाइक मेटल्स टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स एंड हीट रेजिस्टेंट प्लास्टिक टू मेक द हैंडल्स फॉर दीज वेसल। अब हम क्या करते हैं, कुछ गुड कंडक्टर्स जैसे कि मेटल है ना, और इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं? इनका यूज़ जो है हम जो खाने वगैरह के लिए खाने बनाने के लिए जो बर्तन यूज़ करते हैं हम इनमें इनका यूज़ करते हैं, उनको बनाने में हम इनका यूज़ करते हैं। और इसके अलावा इंसुलेटर का जो यूज़ करते हैं वो हम जो इन्हीं बर्तनों की जो हैंडल्स होती हैं जो प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं हम उनमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल इसका बता दिया। अब दूसरा एग्जांपल ये है कि वी वेयर वुलन इन विंटर बिकॉज वूल इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब ये बता रहे हैं, इसका दूसरा एग्जांपल है वुलन क्लॉथ्स। वुलन क्लॉथ्स को हम विंटर में क्यों पहनते हैं? क्योंकि वूल जो होता है वो हीट का बहुत ही बैड कंडक्टर होता है। दिस इट हेल्प्स इन रिटेनिंग बॉडी वार्म, और यही वजह है कि वो जो है अपने वो बॉडी को गर्म रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। द वूल फाइबर हैज़ अ सीरीज ऑफ कर्ल्स एंड दीज आर कॉल्ड क्रिम्स। अब ये ऐसा कैसे होता है तो ये आगे इसका एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि वूल फाइबर के अंदर वूल के जो रेशे होते हैं उनमें कर्ल्स होते हैं, यानी उनमें घुमाव होता है, ऐसे घूमे घूमे वैसे होते हैं, और उनको क्रिम्स कहा जाता है, ठीक है। क्रिम्स आपने देखा ही होगा, जैसे हेयर को भी क्रिम किया जाता है, ठीक है। दीज क्रिम्स क्रिएट स्मॉल एयर पॉकेट्स। यही क्रिम्स जो है एक छोटे छोटे एयर पॉकेट्स को क्रिएट करते हैं, और ये एयर पॉकेट क्या करते हैं? द ग्रेटर नंबर ऑफ क्रिम्स द ग्रेटर इज द नंबर ऑफ एयर पॉकेट्स विच कैन होल्ड एंड ट्रैप एयर। ये एयर पॉकेट्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा जो है वो जितने ज़्यादा क्रिम्स होंगे उतने ज़्यादा एयर पॉकेट्स होंगे, और ये एयर पॉकेट्स क्या करते हैं? ये एयर को ट्रैप करके रख देते हैं। अब वो एयर को जो ट्रैप करते हैं इससे क्या होता है? थस अ थिन लेयर ऑफ एयर इज़ क्रिएटेड। अब उसके बाद जो है एयर की एक पतली सी लेयर जो है वो बन जाती है विच इंसुलेट्स अस फ्रॉम द कोल्ड वेदर एंड आल्सो प्रिवेंट्स बॉडी हीट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द सराउंडिंग। और यही एयर पॉकेट्स जो है हमारी जो
ठंडा मौसम है उससे जो है हमें इंसुलेट करके रखते हैं, उससे हमें बचा के रखते हैं ताकि ठंडी हवा हमारी बॉडी तक ना पहुंच पाए। और हमारी बॉडी की जो गर्मी है, जो हमारी बॉडी ने मतलब जो हमारी बॉडी गर्म हुई है, वो उसकी जो गर्मी है वो चारों तरफ उसमें हमारे एनवायरनमेंट में फैल ना जाए और हमें वो ठंड ना लगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इन्होंने 2 एग्जांपल्स के ज़रिए से हमें बताया कंडक्शन ऑफ हीट को कि हम उसको कहाँ का यूज़ कर सकते हैं। अब ये इन्होंने एक छोटा सा टैग स्पेस भी दिया है। स्पेशल इंसुलेटिंग मटेरियल्स आर यूज टू मेक जैकेट्स फॉर फायर फाइटर्स एंड रेस कार ड्राइवर्स। और जो स्पेशल कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं उनकी जैकेट बनाई जाती है और उसको यूज़ किया जाता है फायर फाइटर्स के लिए। जानते ही होंगे आप, जो फायर ब्रिगेड का जो पूरा सिस्टम होता है उसमें जब आग वगैरह लग जाती है तो उसके लिए स्पेशल जैकेट बनाई जाती है ताकि उनकी जो है उनको कोई उनके साथ कोई मामला ना हो, कोई उनके साथ हादसा पेश ना आए। और एंड रेस कार ड्राइवर्स, क्योंकि वो लोग भी बहुत तेज़ी से अपनी कार ड्राइव करते हैं और उनके साथ भी एक्सीडेंट होना बहुत ही आसानी से हो सकता है, सो उनके लिए भी स्पेशल जैकेट्स बनाई जाती है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। आज का हमारा मेन टॉपिक है कन्वेक्शन ऑफ हीट। ठीक है, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कंडक्शन ऑफ हीट, अब इसमें हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन ऑफ हीट। कन्वेक्शन ऑफ हीट में क्या होता है? कन्वेक्शन ऑफ हीट में नॉर्मली ये होता है कि ये जो सबसे पहली बात तो ये कि ये लिक्विड और गैसेस जो मैटर्स होते हैं उनमें होती है। ठीक है, लिक्विड और गैस में होती है। कंडक्शन ऑफ हीट जो होता था वो होता था आपका सॉलिड में। ठीक है, और ये होता है लिक्विड और गैस में। तो इसमें क्या होता है कि हीट जो है वो मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो जिन मॉलिक्यूल्स को हम गर्म करते हैं वो अपनी जगह से मूव कर जाते हैं। ठीक है, वो अपनी जगह से कहीं और जा कर के कहीं और चले जाते हैं और जो फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स इनकी जगह ले लेते हैं। तो इस तरीके से इसमें होता है, जबकि कंडक्शन ऑफ हीट में ऐसा नहीं था। कंडक्शन ऑफ हीट में जो है वो मॉलिक्यूल जो थे वो अपनी ही जगह थे और वो अपनी ही जगह से हीट को ट्रांसफ़र कर रहे थे, जबकि इनका ऐसा नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज सीन इन लिक्विड्स एंड गैसेज इन विच द मॉलिक्यूल्स आर लेस डेंसली पैक्ड एंड आर फ्री टू मूव। यानी ये जो हीट ट्रांसफ़र का जो मोड है ये लिक्विड में और गैसेज में देखा जाता है, जिसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डेंसली पैक्ड नहीं होता है, मतलब वो अच्छे तरीके से टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं और वो जो है वो आराम से मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। दिस कन्वेक्शन इज प्राइमरी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन फ्लूइड। इसी वजह से कन्वेक्शन जो होता है वो हीट के मतलब फ्लूइड में जो है उसका वो प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसफर है। लेट अस सी द फॉलोइंग एग्जांपल्स एंड लर्न हाउ हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन। तो चलिए आइए एक एग्जांपल के ज़रिए से हम देखते हैं कि जो कन्वेक्शन में हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको जो है द बॉटम ऑफ अ वेसल कंटेनिंग वाटर इज़ हीटेड। इसके लिए आपको एक वेसल लेना होगा। ठीक है, उसमें वाटर होना चाहिए और उसको जो है आप, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे इसको चूल्हे पे रखा हुआ है, आप इसको इसी तरीके से चूल्हे पे रखेंगे और उसके बाद चूल्हे को जलाएंगे। जलाने के बाद क्या करेंगे आप, जो है इस वेसल के बॉटम को गर्म करेंगे, इसके निचले वाले पार्ट को गर्म करेंगे। जब इसको गर्म किया जाता है, आफ्टर सम टाइम द वाटर एट द टॉप ऑफ द वेसल आल्सो बिकम्स हॉट। यानी जब आप इसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये पूरा का पूरा वाटर जो है वो गर्म हो जाता है। हालांकि आपने ये वाला पार्ट गर्म किया था और गर्म पूरा वाटर हो जाता है। तो ऐसा कैसे होता है? हाउ डज दिस हैपन? तो ऐसा कैसे होता है? तो आइए हम इसके देख लेते हैं ऐसा कैसे होता है। If a vessel containing water is kept on a flame, the water at the bottom of vessel gets hot, है ना। ये आप बता रहे हैं कि अगर आपने एक वेसल को अगर आपने चूल्हे पर रखा, किसी भी फ्लेम पर रखा, तो उसका जो निचला वाला पार्ट है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, से ये जो निचले वाला वाटर है वो गर्म हो जाता है। सिंस हॉट वाटर इज़ लाइटर देन कोल्ड वाटर, चूँकि जो हॉट वाटर होता है वो कोल्ड वाटर से हल्का होता है, लाइट होता है। आप हमेशा से ये बात जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि जो हॉट एयर होती है या हॉट वाटर जो होता है वो जो है कोल्ड वाटर के कंपैरिजन में काफ़ी हल्का होता है, उससे हल्का होता है। हॉट एयर भी जो होती है वो क्या कहते हैं, वो हल्की होती है। इट राइजेस अप कैरिंग द हीट एनर्जी विद इट। और ये जो है, जो यहाँ पे चूँकि पानी गर्म हो गया, यहाँ के मॉलिक्यूल्स गर्म हो गए, तो वो जो है अपने साथ उनके अंदर हीट एनर्जी आ गई। ठीक है, वो हीट एनर्जी जो है वो अपने साथ उसको लेकर के
राइज कर लें यानी उड़ने लगते हैं। अब यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स थे वो तो यहाँ से उड़ करके यहाँ आ गए, ठीक है। द कोल्डर एंड डेंसर वाटर ऑन द टॉप फॉल्स टू द बॉटम ऑफ द वेसल एंड गेट्स हीटेड इन इट्स टर्न। अब जो है देखिए यहाँ के मॉलिक्यूल जब आपने इसको गर्म किया तो यहाँ के मॉलिक्यूल जो क्या कहते हैं गर्म हो गए थे वो हल्के हो गए, ठीक है, और उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया। उड़ करके वो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, उसके टॉप में आ गए। और जो यहाँ के जो कोल्डर और डेंसर जो मॉलिक्यूल्स थे, जो ठंडे और जो घने मॉलिक्यूल्स थे, वो यहाँ से उठ करके वो नीचे आ गए, ठीक है। और इस तरीके से क्या हुआ कि यहाँ के मॉलिक्यूल यहाँ आ गए, यहाँ के यहाँ आ गए, यहाँ के कंटिन्यूसली चलता रहा और एक टाइम ऐसा आया कि पूरा का पूरा वाटर जो है वो आपका गर्म हो गया, ठीक है। सिंपली इसमें यही हुआ था। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस एंड रिजल्ट इन सर्कुलेटिंग स्ट्रीम ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर। एज अ रिजल्ट ऑल द वाटर इन द वेसल गेट्स हीटेड। समझ में आया आप लोगों को क्या कहने चाह रहे हैं कि अगर आपने जो है अगर आप किसी भी वेसल में वाटर को रखते हैं, वाटर को आप मतलब वेसल में वाटर है आपका और उसको आप किसी चूल्हे पर रखते हैं तो एक ऐसा क्या, क्योंकि ये लिक्विड है और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इसमें हीट का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है? इसमें हीट का ट्रांसफ़र ऐसे हो रहा है कि जब आपने नीचे के मॉलिक्यूल्स को गर्म किया है ना, जब आपने इसको बॉटम से गर्म किया तो इसके नीचे के मॉलिक्यूल्स जब गर्म हुए तो वो जो है वो हल्के हो गए, वो हल्के हो करके ऊपर चले गए, फिर ऊपर के ठंडे मॉलिक्यूल्स वो नीचे आ गए, फिर वो नीचे आए वो गर्म हुए, फिर वो ऊपर गए, फिर वो मतलब इस तरीके से करते करते जो है यानी कि इसमें हीट का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की वजह से हो रहा है ना। ऐसा नहीं इसमें मॉलिक्यूल्स यहीं हैं तो यहीं से वो हीट को जो यहीं पे हैं और वो यहीं से वो वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेट करके ऊपर जा रहे हैं। जिस तरह हमने कंडक्शन ऑफ हीट में देखा था कि वो अपने नाइबर वाले को एनर्जी दे रहे हैं, वो उसको, ऐसा नहीं, वो खुद मूव कर रहे हैं और मूव करके जो है हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको कंडक्शन ऑफ हीट और कन्वेक्शन ऑफ हीट में जो डिफरेंस है, जो इनका हीट का जो ट्रांसफ़र करने का जो इसमें डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। This method by which heat is transferred by the mass movement of the liquid or gas itself is called convection। यही मेथड जिसमें कि हीट जो है वो मास के मूवमेंट से मतलब लिक्विड के मास मूवमेंट के या गैस के मास मूवमेंट के ज़रिए से ट्रांसफ़र हो रही है, हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी के ज़रिए से आप अपने घर पे इसको कीजिएगा और इसके ज़रिए से आपको बहुत अच्छे से मतलब बिल्कुल साफ ही दिख जाएगा, आपको बिल्कुल खुद ही अपने घर में आप आराम से देख सकते हैं कि कन्वेक्शन ऑफ हीट जो है वो कैसे हो रहा है। तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, अब मैं इसको मतलब नहीं पढ़ रही हूँ, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा बीकर लेना है, एक बर्तन लेना है जो कि ट्रांसपेरेंट है ना, जिससे कि आप आर पार देख सकें, ठीक है। जैसे ये है, इसमें आप देख रहे हैं ना कि अंदर वाटर दिख रहा है आपको, ऐसा आपको बर्तन लेना है। उसमें क्या करना है, उस बर्तन में आप पानी ले लीजिए। उसके बाद जो है आज जो फूड को जो कलर करने के लिए जो कलर आते हैं वो अलग से कलर होते हैं, ठीक है। जैसे हम बिरयानी वगैरह में जो डालते हैं, हम बिरयानी में जर्दे वगैरह में जो डालते हैं, तो उसको वो वाला कलर ले लीजिए, ठीक है। उस कलर को आप जो है इस पानी में डाल दीजिए। जब आप इस पानी में डालेंगे तो अभी पानी क्या, अभी आपने नॉर्मल पानी है एकदम, आपने एक वेसल लिया हुआ है, बीकर लिया हुआ है या बर्तन कोई भी, उसको लिया हुआ है आपने, और उसमें जो है आपने जैसे ही उसमें कलर डाला तो ये कलर जो है आपका आकर के नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। ये देखिए जिस तरीके से यहाँ पे जैसे आपने कलर डाला तो ये कलर जो है आपका नीचे बैठ जाएगा। अब आप इस बर्तन को उठा करके जो है आप चूल्हे पर रख दीजिए, है ना। यहाँ पे इन्होंने कैंडल लिया, अगर आप कैंडल पे करना चाहें, कैंडल पे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है एक बर्तन कैंडल की कितनी छोटी फ्लेम होती है और उससे जो है उसको गर्म करना। अगर आप लेबोरेटरी में कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें तो बहुत जल्दी बीकर जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बट अगर आप घर में कर रहे हैं तो कैंडल पे तो मत ही करिएगा, मेरा आपको सजेशन है। खैर, आप उसको ले जा करके जो है आप इसको चूल्हे पर रख दीजिए। जब आप चूल्हे पर रखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि जो यहाँ पे जो कलर है, ठीक है, यहाँ जब आप यहाँ पे फ्लेम, यहाँ पे आपने इसके यहाँ पे बॉटम में जो है आपने गैस जलाया और यहाँ पे जो है फ्लेम से इसको हीट किया, तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स पहले हीट हुए, ठीक है ना। जब वो हीट हुए तो वो यहाँ से उड़ेंगे, ऊपर को जाएंगे, है ना, राइज करेंगे, ऊपर को जाएंगे, तो आप खुद देखेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल्स है बिल्कुल मतलब आपको बिल्कुल साफ साफ दिख जाएगा कि ये जो है ऊपर की ओर जा रहे हैं और नीचे के जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स थे वो नीचे आ रहे हैं,
ठीक है। और एक टाइम ऐसे कंटिन्यूसली होता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका पूरा वाटर इस तरह का हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा वाटर क्लर्ड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको है ना आप ज़रूर अपने घर में करिएगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर भी होगा और आपको मज़ा भी आएगा। तो चलिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन देख लेते हैं, कुछ प्रैक्टिकली एग्जांपल देख लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन ऑफ हीट कैन बी यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशन। जो कन्वेक्शन ऑफ हीट का जो प्रिंसिपल है उसको हम बहुत सारी जगहों पे यूज़ करते हैं, ठीक है। वेर यू वांट टू वार्म अ फ्लूइड यू शुड वार्म इट फ्रॉम बिलो। अगर आप किसी फ्लूइड को, किसी तरल पदार्थ को गर्म करना चाहते हैं तो आपको उसको हमेशा नीचे से ही गर्म करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उसके ऊपर से आप फ्लेम लेकर के आ रहे हैं या उसके साइड में फ्लेम लगा रहे हैं तो वो गर्म हो जाएगा। गर्म होगा, क्यों नहीं गर्म होगा, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ही ऊपर से तो बिल्कुल ही नहीं गर्म होगा। साइड में लेके आएंगे तो हो सकता है गर्म हो जाए, लेकिन आपको क्या करना है, इसको नीचे से ही गर्म करना है, नीचे उसके बॉटम में उस फ्लेम जलानी है। इफ़ अ रूम हैज़ टू बी वार्म विद अ रूम हीटर द हीटर शुड बी प्लेस्ड एट अ लोअर लेवल। अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको किसी भी रूम को गर्म करना है किसी रूम हीटर से, तो आपको उस हीटर को कहाँ रखना होगा। उस हीटर को ऐसा नहीं है कि आप ले जा करके वेंटिलेटर पे रख रहे हैं, आपको उस हीटर को रखना होगा नीचे किसी लोअर प्लेस पे, है ना, नीचे जगह पे रखना होगा, ठीक है। आप मेज़ पे रख दीजिए या मेज़ के भी मतलब एकदम नीचे मत रख दीजिएगा वरना वो भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। मेज़ वगैरह पे रख दीजिए, साइड में रख दीजिए, ठीक है। मतलब कहने का मकसद ये है कि आप उसको नीचे रखेंगे। और उसके अलावा सो दैट द रूम गेट्स वार्म इवनली, तो इस वजह से रूम जो है वो आराम से बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। सिमिलरली एन एयर कंडीशनर यूज टू बी कूलिंग अ रूम शुड बी प्लेस्ड एट हायर लेवल। और इसी तरीके से अगर आपको एक एयर कंडीशनर लगाना है अपने घर में तो ऐसा नहीं है कि आप उसको नीचे लगाएंगे, नीचे नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जो है उसको बल्कि आप ऊपर लगाएंगे, ठीक है, ऊपर की ओर। जैसे आपने देखा ही होगा एसी वगैरह कहाँ लगाया जाता है, हमेशा ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये क्यों हुआ ऐसा, क्यों हम हीटर को नीचे रख रहे हैं और एसी को हम ऊपर लगा रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि जो रूम का जो हमने रूम हीटर यूज़ किया उसमें जो हवा थी, है ना, वो उसमें जो वो गर्माहट जो पैदा कर रहा था, तो उसने क्या किया, सबसे पहले रूम के नीचे की जो एयर थी उसको गर्म करना शुरू कर दिया, ठीक है। गर्म करना शुरू कर दिया, करते करते वो गर्म हुई और वो उड़ करके ऊपर गई, ठीक है। ऊपर की जो कोल्ड हवा, जो कोल्ड और क्या कहते हैं, जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स थे एयर के, वो नीचे आए, ठीक है। और वो नीचे आए, इस तरह कंटिन्यूसली चलता रहा, ये ऊपर गए, वो नीचे आए, ये ऊपर, और इस तरीके से जो है वो क्या कहते हैं, रूम जो है वो पूरा गर्म हो गया। और हमने एयर कंडीशनर को जो है वो एयर कंडीशनर को, एसी वगैरह को हमने जो ऊपर इस वजह से रखा, क्यों? क्योंकि वो जो होता है वो उसकी जो हवा होती है वो ठंडी होती है ना। तो जो ठंडी होती है वो और ठंडी हवा जो होती है वो नीचे आकर के बैठती है ना, नीचे मतलब गर्म हवा से ज़्यादा वो होती है, ज़्यादा डेंसर होती है, उससे ज़्यादा क्या कहते हैं, उस पर घनी होती है और उस पर जो है वो ज़्यादा उसके ऊपर हावी हो जाती है, उसको अपने मतलब चारों तरफ फैल जाती है। तो वो हवा जो थी उसकी एयर कंडीशनर की वो नीचे आ जाती है और जो उसकी गर्म हवा होती है वो ऊपर चली जाती है। इस तरीके से हमारा रूम जो है वो ठंडा हो जाता है। आई होप आपको इसका रीज़न भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। खैर, इन अर्लियर टाइम्स, पहले के टाइम से विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स वर डिज़ाइंड सच दैट द बिल्डिंग वर केप्ट कूल इन समर। यानी पहले के टाइम में जो है, चूँकि उस टाइम एसी और एसी वगैरह नहीं था जो कि हमारे रूम को कूल कर सके, ठंडा कर सके, तो इसके लिए पहले ज़माने में वेंटिलेटर्स और विंडोज़ का यूज़ किया जाता था और उसमें गर्मी में कमरे वगैरह को ठंडा करने के लिए। इफ़ यू विज़िट एनी ओल्ड बिल्डिंग, अगर आप किसी ओल्ड बिल्डिंग में, किसी पुरानी जो इमारतें होती हैं उनको आप विज़िट करेंगे, लुक आउट फॉर दीज स्पेशल फीचर्स। तो आप इन स्पेशल फीचर्स को देखिएगा कि वो वेंटिलेटर्स को आप हमेशा देखेंगे कि वेंटिलेटर्स जो है वो आपके बेड के पास नहीं लगा होगा, बल्कि वो लगा होगा आपके एकदम ऊपर, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि ऊपर की जो ठंडी हवा थी ना वो वहाँ से आएगी और वो ठंडी ठंडी हवा जो है वो नीचे आकर के बैठ जाएगी, है ना, और जो यहाँ की गर्म हवा है वो ऊपर चली जाएगी और इस तरीके से आपका रूम ठंडा हो जाएगा सिंपली। अब यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज।
हमेशा से हमारे जहन में ये क्वेश्चन रहता है कि आखिर जो लोग हैं वो कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा रहना क्यों पसंद करते हैं। जब गर्मी होती है तो लोग जो है वो पहाड़ी इलाकों में, समुद्री इलाकों में, समुद्री एरियाज़ में वहाँ पे क्यों चले जाते हैं, वो अपने नॉर्मल घरों में क्यों नहीं रहते हैं। तो इसकी, और वहाँ पे ठंडा क्यों होता है नॉर्मल एरियाज़ के कंपैरिजन में, तो हम इसकी भी वजह पढ़ते हैं क्यों ऐसा होता है। तो सबसे पहले हम सी ब्रीज़ और लैंड ब्रीज़ की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ये आखिर होती क्या है। सबसे पहले हम सी ब्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सी ब्रीज़ का मतलब होता है समुद्री हवा, समुद्री, और लैंड ब्रीज़ का मतलब होता है जो लैंड की जो हवा होती है, ठीक है। अब यहाँ पे सी ब्रीज़ और लैंड ब्रीज़ का इन्होंने क्यों इन्होंने बोला, तो ये इस वजह से क्योंकि जब गर्मी होती है तो हम जो है नॉर्मली बीच पे जाना या फिर कोस्टल एरियाज़ में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि वहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। वो ठंडी हवा इस वजह से चलती है क्योंकि जब जो समुद्र का जो एरिया होता है, देखिए जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिखाया, ये समुद्र का एरिया है, एक तरफ ज़मीन है और एक तरफ पानी है। सूरज की रोशनी इस पर पड़ रही है। सूरज की जो गर्मी है जब वो यहाँ इन ऐसे एरियाज़ में पड़ती है तो जो इसके जो लैंड वाला एरिया होता है ना, वो दिन के टाइम की बात कर रही हूँ मैं अभी, दिन के टाइम में सूरज निकलता है, तो जब सूरज की गर्मी इन एरियाज़ पे पड़ती है तो जो इसका लैंड वाला एरिया होता है, जो ज़मीनी एरिया होता है, वो जो है इसके कंपैरिजन में, ठीक है, यानी समुद्र के सी के कंपैरिजन में जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है। ये एक मतलब नेचुरली ऐसा होता है कि ये जल्दी गर्म हो जाता है। जब ये जल्दी गर्म हो जाता है तो क्या होता है, जब ये जल्दी गर्म हो जाता है तो यहाँ के जो एयर के मॉलिक्यूल्स थे और वो जो है वो ऊपर उड़ जाते हैं, ठीक है। और उसकी जगह जो ये समुंदर, जो यहाँ पे समुंदर इसके बराबर में है, ये समुंदर जो है अभी गर्म नहीं हुआ है और ना ये जल्दी गर्म होता है, तो इसके जो ठंडे मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ की जो एयर के जो ठंडे मॉलिक्यूल्स थे, वो उड़ करके यहाँ पे आ जाते हैं। ये उड़ गए ऊपर, ये यहाँ आ जाते हैं। तो इस वजह से जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको ठंडी ठंडी हवाएं लगती रहती है। और इन्हीं को जो ये एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ ठंडी हवा यहाँ से, मतलब यहाँ से जो है यहाँ पे आए, इन्हीं को हम जो है कहते हैं सी ब्रीज़, यानी समुद्री हवा आ रही है। समुद्री हवा की वजह से ये एरिया जो है वो आपका ठंडा हो रहा है, ठीक है। इस वजह से लोग यहाँ जो है दिन के टाइम में भी, ऊपर धूप निकली हुई है लेकिन फिर भी लोग लेटे रहते हैं, यहाँ पे बैठे रहते हैं विदाउट किसी उसके, मतलब विदाउट अम्ब्रेला वगैरह के, ऐसे ही लेटे रहते हैं। तो इसकी वजह यही होती है कि यहाँ की जो वो थी ठंडी हवा, गर्म हवा थी, वो ऊपर चली गई। यहाँ की ठंडी हवा यहाँ से पास होने लगी और यहाँ पे ठंडा रहता है। अब उसके बाद, अब जब रात का टाइम होता है, ठीक है, ये तो दिन की बात हो गई। अब जब रात का टाइम है, रात में तो नहीं धूप निकलती। अब रात में जब धूप चली जाती है, अब यहाँ पे भी ये एक नेचर का एक बहुत ही अच्छा सा रूल है कि ये जितनी तेज़ी से लैंड का एरिया जितनी तेज़ी से गर्म हुआ था दिन के टाइम में, उतनी ही तेज़ी से ये रात के टाइम में ठंडा हो जाता है इसके कंपैरिजन में। क्योंकि दिन के टाइम में अब ऐसा तो नहीं है कि ये समुद्र का पानी जो है जब दिन में जो ये गर्म मतलब जब इस पे सूरज की रोशनी पड़ी है तो ये एक टाइम नहीं, ऐसा नहीं होगा कि ये गर्म नहीं होगा। एक टाइम ऐसा होता है कि ये गर्म हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दोपहर वगैरह के टाइम में तो ये गर्म हो जाता है। लेकिन जब रात का टाइम होता है तो अब ये तो पानी गर्म हो गया, और जब रात का टाइम होता है तो ये लैंड वाला एरिया जो है, ये इसके कंपैरिजन में, ये पानी तो गर्म है ही, अभी तक गर्म है और इसको ठंडा होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये वाला जो एरिया है, ये जितनी तेज़ी से दिन के टाइम में गर्म हुआ था, उतनी ही तेज़ी से ये जो एरिया है ये ठंडा हो जाता है। अब ये एरिया ठंडा हो गया, ये वाला एरिया गर्म हो गया। अब जो यहाँ पे क्या कहते हैं, जब ये एरिया मतलब ये ठंडा हो गया, गर्म हो गया, तो यहाँ के जो यहाँ के मॉलिक्यूल्स थे हवा के, जो उसके ऊपर थे, वो उड़ जाते हैं और यहाँ की जो ठंडे मॉलिक्यूल्स थे वो इसकी जगह ले लेते हैं। और इस तरीके से ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इसको हम जो यहाँ से जो हवा चल रही थी, इसके यानी लैंड से जो सी की ओर चल रही थी, इसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज, ठीक है। जो दिन के टाइम में समंदर से जो है इस पे आ रही थी, सी से जो है लैंड पे आ रही थी, उसको हम कह रहे थे सी ब्रीज। और जो नाइट के टाइम में जो लैंड से जो है सी की ओर जा रही थी, तो हम इसको कहते हैं लैंड ब्रीज। और इस तरीके से ये कंटिन्यूअसली होता रहता है। दिन में क्या कहते हैं, समंदर से हवा आती है और रात में ज़मीन से हवा जाती है, और इस तरीके से होता रहता है। और मतलब पूरा टाइम जो है ये वाला कोस्टल एरिया जो है वो ठंडा रहता है।
ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई होगी क्यों लोग जो है कोस्टल एरियाज़ में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं नॉर्मल एरियाज़ के कंपैरिजन में। तो आज की वीडियो यहीं तक। आगे का हमारा टॉपिक जो होगा वो मुझे नहीं मालूम क्या होगा। खैर आज की वीडियो यहीं तक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आती हो, ठीक है। और उसके साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।